खुदा का रात दिन कि इनके जैसा शख्स इस वतन में है। बहुत बहुत शुक्रिया। इसके पीछे की तस्वीर आप नहीं समझ पाएंगे। शॉल उड़ाकर और माला पहनाकर एक एक करके भाई हनीफ खान इस्तकबाल करेंगे तमाम मुअज़्ज़ज़ मेहमानों का। परवेज आलम खान, मोहम्मद जाबिर, मुर्तुल अवस्थी, मोहम्मद हाशिम सिद्दीकी, श्रवण कुमार धानु, विपिन दीक्षित, हम्मादुर रहमान, इन तमाम हजरात को शॉल उड़ाकर इनका इस्तकबाल कर रहे हैं हमारे हनीफ खान साहब। देखिए सभी हजरात साथ साथ है, आप सभी की मोहब्बतें और उल्फतें शामिल हैं। जाबिर भाई हमारा बढ़िया फोटो लीजिए भाई। राजू पहलवान साहब, राजू भाई हमारे हैं, ये साथ जाएगा मैसेज। देखिएगा अब जो है ये हमारा बहुत भक्त है, जालिम लोगों से बहुत लड़ता है गली मोहल्ले। नहीं पाएंगे हमारी बात। माला पहनाकर गुलपोशी करके स्वागत करते हैं आप तमाम लोग। उधर से बैठ जाओ एक आदमी तो। अरे चलो चलो बड़ा माला फूल। तस्वीर खींच लो इनकी, उठाओ कैमरा, तस्वीर खींच लो इनकी। उदास लोग कहाँ रोज मुस्कुराते हैं, इन मुस्कुराते हुए चेहरों को आप हजरात नंबर आ गए हमारे इस जलसे और इस तारीख साज प्रोग्राम के दूल्हा का कि हम उनको और उनके जज्बात और उनके ख्यालात को सुनने का कहते हैं। खाटूश रोड कसाईवाड़ा के मर्दुम खेज इलाके से है। मेरे वालिद मोहतरम एम ए हसीब साहब एडवोकेट, एक बहुत मायानाज मशहूर व मारूफ सियासी समाजी मिली और समाजी रहनुमा है। उनके बाद मेरे बड़े अब्बा मरहूम डॉक्टर एम ए हलीम साहब लखनऊ कसाईवाड़ा वार्ड के कॉरपोरेटर यानी पार्षद रह चुके हैं
और उसके अलावा 70 के दशक में वो लखनऊ के डिप्टी मेयर और डॉक्टर एम ए हलीम साहब मरहूम मगफूर से भी सियासी और राजनीतिक गुर सीखे हैं। और हमें इस बात का शरफ और फख्र हासिल है कि उत्तर प्रदेश और आप तमाम हजरात के खैर खा बैखा हमारे बड़े भाई मोहम्मद हनीफ खान साहब जो आज की सभा के मुख्य अतिथि हैं, आप इस जलसे के रूहे रवा हैं, तहरीक फिक्र मिल्लत फाउंडेशन के रूहे रवा हैं, उनसे मैं तशरीफ लाएं इस शेर के साथ कि गुलों में रंग भरे बादे नौ बहार चले, गुलों में रंग भरे बादे नौ बहार चले, चले भी आओ के गुलशन का कारोबार चले। इनकलाबी नेता क्रांतिकारी नेता मोहम्मद हनीफ खान साहब माइक पर। मंच पर उपस्थित संगठन के लखनऊ के अध्यक्ष मोहम्मद कमाल अदबी साहब, संगठन के जिला अध्यक्ष मोहम्मद दावर मलिक साहब, हमारा जुझारू क्रांतिकारी साथी मोहम्मद हाशिम साहब, हमारा साथी मोहम्मद जाबिर साहब, हमारे साथी मोहम्मद मतीन साहब, हिंदुस्तान और दुनिया और उसका साथी हमारा चांद कादरी साहब, हमारा साथी विपिन दीक्षित जी, हमारा बहादुर साथी सरफराज शराफत अली साहब, और इस मंच का संचालन कर रहे हमारे साथी उर्दू अखबार के वरिष्ठ पत्रकार समाज सेवी खान मोहम्मद अब्दुल्ला साहब, और आज युवाओं के सम्मेलन में राजेंद्र कुमार गुप्ता जी, इन संकट के समय पे हसीन अहमद खान साहब, मंच पर उपस्थित और सामने बैठे हमारे बहादुर साथियों, 29 नवंबर को यही स्थान है जहां पर हमने महिला सम्मेलन किया था। लखनऊ की पश्चिम विधानसभा क्षेत्र से अपने नेता और अपने बेटे के लिए इसी स्थान पे आई थी। 2.5 महीने बीतने के बाद इक्कीस फरवरी को लखनऊ पश्चिम विधानसभा क्षेत्र से हजारों नौजवान साथी अपने की आवाज सुनने के लिए और अपने नेता के लिए यहाँ पर आए हैं। आज एक नई चीज आपने देखी होगी कि युवा सम्मेलन में जवानों को क्यों बिठाला मंच पे। हमने राजनीति में सीखा है, जब कोई आपको राजनीतिक मंच ना दे तो अपना मंच लगा दो। हमें मालूम है हमारे जैसे गद्दावर नेता को 28 साल राजनीति में देने के बाद हमको जल्दी जल्दी मंच नहीं मिला, और हमने कहा जब अपने साथियों को हम मंच देंगे तो पूरी यूपी और लखनऊ में इनको मंच मिलेगा।
हमने एक दिन कल्पना करी, हमने महसूस किया कि नेताजी आप क्रांतिकारी नेता हैं, विदेशों में नाम आपका है, देश में नाम है, उत्तर प्रदेश लखनऊ में नाम है। जब आप जैसे चर्चित इस व्यक्ति को राजनीतिक मंच देने में लोग घबरा गए, तो ऐसे लोग क्या हमारे लोगों को मंच देंगे? नहीं देंगे। हमने ये रास्ता इनके लिए खोल दिया है। अब ये सम्मान के साथ जहां पे खड़े हो अपनी गरिमा के अनुसार काम करें, अपनी गरिमा के साथ आगे बढ़े। साथियों, नौजवानों, उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है और दिल्ली में भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। लाख करोड़ों नौजवानों को नौकरी देने वाले लोग, करोड़ों नौजवानों को नौकरी देने वाले लोगों ने करोड़ों नौजवानों को बेरोजगार कर दिया। बेरोजगार नहीं किया, बल्कि संविदा पे नौकरी करने वाले लोगों ने भी अपनी नौकरी गवा बैठे। आज पूरी यूपी में लोग आर्थिक तंगी से, भूखमरी से और बेरोजगारी से जूझ रहे हैं। बिगड़े हुए माहौल में और खराब वातावरण में आज हमने युवा सम्मेलन बुलाया। हमने एक महिलाओं का हुजूम देखा था और आज मैंने अपने नौजवान साथियों का हुजूम देखा है। और इस मंच के माध्यम से हम कहना चाहते हैं, परिवर्तन कहीं हो या ना हो, मगर लखनऊ पश्चिम में परिवर्तन भी होगा और भारतीय जनता पार्टी का विधायक हारेगा और हनीफ खान जीतेगा। नौजवानों से हम कहना चाहते हैं, बड़ी संख्या में, बड़ी तादाद में आए हो, इन पत्रकार बंधुओं को हाथ उठा के, एक एक हाथ उठा के अपनी ताकत का एहसास कराओ। एक एक हाथ उठाओ, संघर्ष करो, एक एक हाथ उठाओ, संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं। बदल दो, ताज बदल दो, हम तुम्हारे साथ, बेईमानों का राज बदल दो, साथियों, बदल दो, ताज बदल दो, बेईमानों का राज बदल। साथियों, लोकतंत्र में एक सत्ता होती है और एक विपक्ष होता है। आज उत्तर प्रदेश में विपक्ष लाचार है, कमजोर है और यही कारण है कि सरकार बेलगाम है और बेलगाम सरकार के नाक में रस्सी डालने वाला कोई नहीं पैदा है। इसलिए नौजवान साथियों, आज मेरे पास न डंडा है, न झंडा है, न पार्टी है और एक इसी उत्तर प्रदेश की लखनऊ की धरती से मैं एक आप लोगों के बीच से मैंने संघर्ष के लिए मैं निकला था और आज आपके भाई की पहचान पूरे उत्तर प्रदेश में एक स्थापित नेता के रूप में हो गई है। ये मामूली बात नहीं है। आपके नेता को हिंदुस्तान की राजनीति में और भारतीय राजनीति में जितनी पॉलिटिकल पार्टियां हैं, उस पॉलिटिकल पार्टियों के नेता, उसके प्रमुख आपके नेता और आपके नेता हनीफ खान को बाखूबी सब जानते हैं। ये बड़ी दौलत है आपके पास, ये बड़ी दौलत है आपके पास। क्या आपका नेता, जो बहुत छोटे कद का नेता है,
आज उसकी पहचान पूरे विश्व में है, पूरे विदेशों में है। हमने महिला सम्मेलन किया था, जब ये इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के लोगों ने वो तस्वीर पूरी दुनिया में भेजी तो मेरे पास विदेशों से फोन आए थे। तमाम राजनीतिक पार्टी के लोगों ने हमको फोन किए कि वाकई जनता में आपकी पकड़ है। हमने एक बार नारा दिया, एक पॉलिटिकल पार्टी के नेता ने मुझसे पूछा कि नेताजी आपके पास जनता बहुत है। हमने कहा मैं जनता का नेता हूं, जनता मेरे साथ है और जिस दल से मैं आया हूं दलाल उनके साथ है। और साथियों 2022 में आगामी चुनाव है। मैंने अपने लोगों से कहा था, नौजवानों, कि चुनावी वर्ष है और चुनावी वर्ष में हमने युवा सम्मेलन से आगाज किया है और कामयाब सम्मेलन है। जितना भी लखनऊ पश्चिम का नौजवान है आज अपने नेता के लिए इस सम्मेलन में उपस्थित हो गया और ये एक जीत की मोहर, मेरी जीत पर एक मोहर है। और साथियों, मैंने अपने जीवन के 31 साल भोली भाली आवाम को दे दिए और आज इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के लोग सामने खड़े हैं। इनके चैनल के माध्यम से कहना चाहता हूं, नौजवानों घबराना मत। जितनी भी उत्तर प्रदेश में पार्टी है, जितनी पार्टियां हैं, उस पार्टी में रहने वाला कार्यकर्ता नौजवान दिमाग से उनके साथ है और दिल से तुम्हारे भाई के साथ है। घबराना नहीं, कोई घबराना मत। हमारी सारे कार्यकर्ताओं से बात होती है, सब कार्यकर्ता कहते हैं नेताजी किसी कारणवश हम प्रचार भले आपका ना कर पाए, मगर अंदरूनी प्रचार और वोट मेरा परिवार, मेरा घर, मेरे जानने वाले आपको देंगे। मैं जोगी सरकार से एक सवाल करना चाहते हैं, आप प्रदेश को कहां ले जाना चाहते हैं? कहां ले जाना चाहते हैं प्रदेश को? आपने पूरे प्रदेश को लुटवा दिया। बिजली की चेकिंग के नाम पर जनता की उपेक्षा और जनता के साथ लूट, हाउस टैक्स के नाम पर, वाटर टैक्स के नाम पे जनता की उपेक्षा, उसके साथ लूट, गाड़ी चेकिंग के नाम पर आपने पूरे प्रदेश में लूट मचवा दी। आज पूरे प्रदेश की 22 करोड़ आवाम जोगी सरकार के खिलाफ है, मगर हमारे प्रदेश का दुर्भाग्य है, हमारे प्रदेश का दुर्भाग्य है कि मेरी 43 साल की उम्र है और 30 साल का संघर्ष है। हम जब संघर्ष करते थे तो कभी सत्ता की परवाह नहीं करते थे, कभी विपक्ष की परवाह नहीं करते थे। जहाँ जुल्म होता था, अन्याय होता था, अत्याचार होता था, डंके की चोट पे संघर्ष करते थे। और आज के नेता सत्ता ढूंढ रहे हैं। आप विपक्ष की भूमिका नहीं निभाओगे, सत्ता कभी नहीं मिलेगी। मुझे ठीक से याद है जब मायावती जी ने उत्तर प्रदेश में सरकार बनाई थी तो धरती आसमान भी कांप रहा था उसकी तानाशाही से। और बड़े बड़े नेता अपने घर से राजनीतिक झंडे फेंक रहे थे, अपने नाम बदल रहे थे और गाड़ी पे लिखा हुआ पद मिटा रहे थे। और उस जालिम सरकार के खिलाफ
निरंतर हमने संघर्ष किया और जिस दल में मैं था उस दल को मैंने सत्ता तक पहुंचा दिया। और सुनिए, जिनको हमने सत्ता तक पहुंचाया वो मेरी जिंदगी में सत्ता कभी हासिल नहीं कर पाएंगे। और हनीफ भाई, जिस आज इस मंच के माध्यम से हम कहना चाहते हैं और मेरे साथ गैर इंसाफी करने वाले लोगों को इस मंच से हमने उनको चेताना भी चाहते हैं कि जिस दिन जिस दल में जाएंगे यूपी में उस दल की सरकार बनेगी। साथियों, संघर्ष करो, संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं। साथियों, हम पिछले 4 वर्षों से बगैर झंडे के, बगैर डंडे के, बगैर पार्टी के हैं। तो ये बहादुरी नहीं है मेरी। दिल्ली के जंतर मंतर पे हमने धरना दे दिया। लखनऊ से 272 लोग मेरे साथ गए थे। योगी और मोदी की नाक के नीचे लखनऊ में कार्यक्रमों को करना, जो एक फूटी आग भी अपने विरोधी को देखना नहीं चाहते, और उनकी नाक के नीचे मैं तार ठोकता हूं। साथियों, मैं पिछले 30 साल से सड़क पे अपनी बहादुरी का परिचय मैं दे रहा हूं। नौजवानों, मेरी दिली इच्छा है जिस तुम्हारे नेता ने सड़क पे 30 साल तक बहादुरी का परिचय दिया, अब तुम्हारा नेता, तुम्हारा साथी, तुम्हारा भाई उत्तर प्रदेश की विधानसभा में अपनी काबिलियत का परिचय देना चाहिए। साथियों, कुछ लोगों को बड़ा गुमान है, कहते हैं वो मुसलमान जाहिल है, मुसलमान अनपढ़ है, मुसलमान गरीब है, इसे क्या दे दे। तो आपकी कीमत 1500 रुपए लगाई जाती है, और वो भी बीच में अगर दलाल आ गया तो 500 की जगह 250 मिलेंगे और 1000 की जगह 500 ही मिलेंगे। आपकी यही कीमत है। हमें आपने विधानसभा क्यों नहीं जाने दिया? इसलिए जाने नहीं दिया कि मैं उत्तर प्रदेश के 7 करोड़ मुसलमानों की आवाज लेके विधानसभा जाऊंगा। इसलिए साथियों, जिन ताकतों ने हमको विधानसभा जाने से रोका है, आप अपनी ताकत से अपने भाई को विधानसभा में भेज दो। याद कर लेना साथियों, मंच के माध्यम से कहने आए हैं, जिस समय ये छोटा से कद वाला व्यक्ति तुम्हारा नेता विधानसभा में खड़ा होगा, तुम्हें बड़ा गर्व होगा कि हनीफ भाई खड़ा हुआ है। आप कभी पार्लियामेंट में लालू यादव को देखने के लिए और सुनने के लिए परेशान रहते थे, और मैं कोशिश करूंगा विधानसभा में जाने के बाद लालू जैसे आक्रामक नेता की भरपाई करने के लिए। और वो भरपाई कौन कर सकता है? सिर्फ आपका। और सुनिए, आप मेले बना के भेजिए, कमजोर लोगों को वोट मत दीजिए, और कमजोर लोगों को वोट दोगे तो हमेशा आपके साथ जुल्म होगा, अत्याचार होगा। साथियों,
आज युवा सम्मेलन में नौजवानों ने आके हमारे हौसले को तारदार कर दिया। और नौजवानों, घबराना मत। आगामी चुनाव में 50,000 वोट से जीतूंगा। 50,000। जो वर्ग वोट डालता है वो पिछड़े हैं, कमजोर हैं, गरीब हैं, टेम्पो वाले हैं, रिक्शे वाले हैं, कुंचे वाले हैं। ये मध्यम वर्ग का जो मध्यम वर्ग की जो आप जनता है, ये तुम्हारे भाई के साथ है, तुम्हारे नेता के साथ है। और हमको पूरा भरोसा है। साथियों, जब विधानसभा के कोने कोने में जाना तो जितने नौजवान बैठे हो सब लोग आज से तुम सब हनीफ खान हो। सब हनीफ खान हो। हनीफ खान बनके अपने भाई की वकालत करो। हम ये क्यों कह रहे हैं? अभी 1 साल चुनाव का बाकी है। जब 2 महीना बाकी होंगे तो राजनीतिक दलाल सक्रिय हो जाएंगे। वोटों का छिन भिन करने लगेंगे। 200-400 रुपए लेके आवाम को गुमराह करने लगेंगे। अगर राजनीतिक जो एजेंट है, अगर उनसे मेरे चुनाव को बचा लो तो तुम्हारा भाई लखनऊ की 5 सीटों में से 1 सीट पे कब्जा कर लेंगे। अरे भाई संघर्ष करो, अरे भाई संघर्ष करो। अरे भाई जिंदाबाद, अरे भाई जिंदाबाद। मैं भारतीय राजनीति में और उत्तर प्रदेश की 403 सीटों में मैं पहला नेता ऐसा हूं जो वोट मांगने से पहले हमने हजारों काम आपके कर दिए। यहाँ सवाल विकास का आता है। मुझे मौका मिला था, मैंने इतना विकास करा दिया लखनऊ पश्चिम में कि उसकी कल्पना नहीं कर सकते आप। इसलिए साथियों, एक बार मौका दे दीजिए, एक बार मौका आप दीजिए। और जब सीट कभी खाली होगी तो मेरे मरने के बाद खाली होगी, तो कभी खाली होगी। इतना काम कर दूंगा। नौजवानों, लखनऊ पश्चिम से भले हम विधायक होंगे, 2-3 चीजों के लिए घबराना मत। मेरी विधानसभा में रहने वाले किसी नौजवान की मेरी विधानसभा के अंतर्गत थानों में किसी नौजवान की गाड़ी चेकिंग में रोकी नहीं जाएगी। चिंता खाली आपको कोई वायदा नहीं कर रहे हैं। हमने विधायक बनने से पहले लखनऊ के लोगों और लखनऊ पश्चिम के लोगों 1 लाख गाड़ियां छुड़वाई हैं हमने। अगर नौजवानों, अगर 1 लाख में से 50,000 तुम वोट दे दो तो दुनिया की कोई ताकत तुम्हारे भाई को एमएलए बनने से रोक नहीं सकती। बनाओ एमएलए, बनाओ एमएलए। कहीं पे भी अन्याय अत्याचार होगा तो सीना फाड़ के हर एक नौजवान के लिए संघर्ष होगा। साथियों, आप मालूम है, आप में बड़ी हिम्मत है। आज युवा सम्मेलन के माध्यम से
मैं बहुत आभारी हूँ। मैं आज जो परिस्थितियां हैं, जो हालत है, वो विपरीत है, हमारे खिलाफ है। आज की तारीख में रोजी रोटी नाम की कोई चीज नहीं रह गई, रोजगार नहीं है, लोग भूखमरी की कगार पे खड़े हैं। ऐसे हालात में इतनी तादाद में इकट्ठा होना बहुत बड़ी बात है। खालिद भाई, बड़ी पॉलिटिकल बड़े बड़े पूर्व मंत्री बड़े बड़े शासन कार्यक्रम करते हैं, आप भी इतना मजमा आपको मिलता नहीं होगा। और सुनिए, और अगर मजमा मिलता भी होगा तो वो पैसे के दम पे आता है मजमा। और हनीफ खान के लिए इतने बड़े मजमा जो आया है, ये अपनी इच्छा के अनुसार आया है, अपना वक्त जाया करके आया। मैं आपका दड़ी हूँ, कर्जदार हूँ। हमने पहले आपसे कह दिया, ये हमें डर था। हम आपको 2 वाक्य बताएंगे और दोनों वाक्य आपको मालूम है, मगर मीटिंग की जरूरत है कि मैं आपको बताऊं। अनिल कपूर की पिक्चर आपने देखी होगी, आवाम डरी हुई थी, वोट डालने नहीं जा रही थी। एक 70 साल के बुजुर्ग ने एक वोट डाल के आवाम को ललकार दिया, और आवाम को जब ललकारा तो आवाम ने तानाशाही को खत्म करके और लोकतंत्र में अपने अधिकार को जीत लिया। और एक हमको पिक्चर याद नहीं है, स्टोरी याद है। एक हीरोइन पिक्चर फिल्म में काम करना चाहती थी, वो तमाम लोगों से उसका दोस्त संपर्क करता था, उसको जगह नहीं मिलती थी पिक्चर फिल्म में। एक बार डायरेक्टर के पास वो अपनी दोस्त को लेके गया, रात भर उसका दोस्त वो हीरोइन रात भर खड़ी रही। और नौकर से जब पूछा तो नौकर ने कहा अभी बहुत बिजी है। जब सुबह वो निकले तो दौड़ के दोनों लोग गए और दोनों लोगों ने कहा सर हमें आपसे मिलना है। कहले मैं पूरी रात बैठा रहा, आप क्यों नहीं मिले? कहले आपके लोगों ने कहा आप बहुत बिजी हैं। उन्होंने कहा काम, डायरेक्टर से कहा इसको पिक्चर में जगह चाहिए। डायरेक्टर ने उसके मनोबल को तोड़ दिया, 500 रुपए दे दिए, जहां से आए वापस चले जाइए। इस मंच का वाकया मैं बता रहा हूं। जानते हो उन दोनों लोगों ने क्या तय किया? मालूम है क्या तय किया? दोनों लोगों ने कहा कि अब हमें किसी से मंच मांगने की जरूरत नहीं, मैं एक बेहतर कलाकार हूं और इसी सड़क पे मंच लगाओ, ढोलक मजीरा लगाओ। और उसके बाद उस हीरोइन ने उसी सड़क पे मंच लगा के और जब गाना गाया तो एक बड़ी हीरोइन उधर से गुजर रही थी और उसने गाड़ी रोक दी और बड़ी गौर से वो गाना सुना। वो हीरोइन उस मंच पे गई और उस हीरोइन से उसने मंच पे पूछा इच्छा, तो उसने कहा हमें जगह नहीं मिल रही थी। तो उस हीरोइन ने पूरी दुनिया में उसको जगह दे दी। हमने इसलिए ये मंच अपने साथियों के लिए लगाया है। आपको मालूम है ये जितने लोग बैठे हैं,
आज पूरे लखनऊ में खलबली मच गई होगी कि नेताजी ने अपने लोगों को भी नेता बना दिया। नेता नहीं बनाया, मेरी कल्पना है, ये मेरी सोच है। हर उम्र का एक तगादा होता है। जब मैं राजनीति में निकला था तो 13 साल का था और आज हमको 43 साल हो गया। 31 साल संघर्ष करते हुए हो गया है। और हर समझदार आदमी को अपने पीछे एक पीढ़ी तैयार कर लेना चाहिए। मैंने अपने पीछे इन नौजवानों की पीढ़ी तैयार कर भाई संघर्ष करो, अरे भाई संघर्ष करो, अरे भाई जिंदाबाद। मेरे पीछे मेरे बाद अब ये नौजवान नेता बनेंगे, ये करेंगे संघर्ष। और सुन लीजिए, ये जितने बैठे इनके पास विरासत नहीं है, ये किसी बड़े बाप के बेटे नहीं है, इनके पास पैसा नहीं है, इनके पास साधन नहीं है, आर्थिक तौर से भी कमजोर है। ये सब अपने पैरों पे खड़े हुए हैं और इनके साथ इनका नेता हनीफ खान भी अपने पैरों पे अपनी मेहनत से खड़ा हुआ है। अब साथियों, जितने साथी बैठे हो, जितने साथी बैठे हैं, आप कोई हाथ नीचे नहीं होना चाहिए। हर हाथ ऊपर करके हमको बताओ। दो बातें हैं। आप 1 मिनट के लिए हाथ उठाए रहेंगे, नीचे नहीं करेंगे। और ये हाथ उठा के हमें बताओ, ये टोपी जो हमने लगाई है, ये गांधी जी की टोपी है। और जो वर्तमान में जो माहौल है, वो नफरत का माहौल है। और नफरत को सिर्फ गांधी की सोच वाले लोग या गांधी की टोपी लगाने वाले लोग मोहब्बत में बदल सकते हैं। आज हाथ उठा के संकल्प इस बात का भी लो कि जो टोपी हमने लगाई है, इस टोपी के माध्यम से हम नफरत को खत्म करेंगे और मोहब्बत को पैदा करेंगे। और दूसरा संकल्प लो हाथ उठा के कि दुनिया की कोई ताकत हमको विधानसभा क्षेत्र में भ्रमित नहीं कर सकता। कोई हनीफ खान को लेके एक सूत्री काम कि हनीफ खान इस बार लखनऊ पश्चिम में सिर्फ हनीफ खान विधायक होगा। साथियों, तमाम साथियों को अपने भाषण खत्म करते हुए हमारे कार्यक्रम में हम लोगों के हमारे सर पे हाथ रखने वाले हसीन अहमद साहब और वीरेंद्र कुमार साहब आए हैं। मैं उनका भी सम्मानित करूंगा। साथियों, अब इस लिस्ट को सुनाने का कोई मतलब नहीं है। उसकी वजह है कि जब से मैंने राजनीति में पैर रखा और लखनऊ के भोले भाले इंसाफ पसंद हिंदू और मुसलमान और मध्यम वर्ग के छोटी पूंजी वाले घरों में खाने के लाले पड़े अपने बच्चों का पेट काट के तुम्हारे नेता पे लगाते हैं। इसलिए साथियों, चुनाव में एक भी आदमी दिल मत तोड़ना। बड़ा और भारी चुनाव लड़ेंगे। साथियों,
फिलहाल हमारे लोगों की हमसे शिकायत रहती है कि हम लोगों का भी आप नाम लिया करें। हमें भी लगा कि पहले कभी हम भी एक नाम के लिए तरसते थे। अगर हमारा चाहने वाला अपने नाम के लिए कह रहा है तो कोई क्या हमसे मांग रहा है। आपको पता है मैं किस नेचर का आदमी हूँ। हमसे जब पुलिस के लोग कहते थे कि नेताजी आपका लड़का गाड़ी चेकिंग में जो पकड़ा गया है इसके पास कागज नहीं है, और मैं क्या कहता था, अगर कागज होते तो हमको क्या फोन करता। एक दिन रात में मैं यहीं पर बैठा हुआ था, एक सिपाही एक गाड़ी पैदल लेके आ रहा था और छोटे छोटे बच्चे 3 उसके पीछे पीछे चल रहे थे। उस लड़कों ने हमको देख के सलाम किया। मैं समझ गया कि बच्चे गर्दिश में हैं। हमने उन बच्चों से पूछा क्या हुआ। कहला भाई मेरी गाड़ी ले जा रहे हैं। सिपाही को मैंने रोका। हमने कहा इस गाड़ी को बंद करने से अगर तुम्हारे बिल्ले आज बढ़ जाए तो कर दो चालान और कर दो बंद। अगर इस चालान करने से बंद करने से अगर तुम्हारे बिल्ले नहीं बढ़ सकते, इन बच्चों की गाड़ी छोड़ दो। और सिपाही ने वहीं पे गाड़ी छोड़ दी। एक दिन मैं सड़क से गुजर रहा था, 2 पहिए गाड़ी से मैं जा रहा था। एक साथी ने मुझे चलती गाड़ी में कहा, नेताजी आप मुझे पहचाने? हमने कहा नहीं। कहने भैया परसों आपने मेरी गाड़ी छुड़वाई थी। हमने कहा छूट गई थी? कह हाँ। हमने धन्यवाद। एक दिन मैं रोड से गुजर रहा था 2 पहिए गाड़ी से। एक लड़के ने अपनी गाड़ी धीरे करी और मुझसे कहा कि नेताजी आप इस गाड़ी पे अच्छे नहीं लग रहे। हमने कहा जिस दिन हम 4 पहिए गाड़ी ले लेंगे तो उसी दिन आप कहोगे कि नेताजी ने लंबी मार दी। भाई नौजवानों, आज मैं देने लायक नहीं हूं। मैं अल्लाह से अपने दुआ करता हूं, रब से, कि अगर हमें मेरे गुनाह हमको अगर रोक रहे हो तो हजारों जो नौजवान हमसे जुड़े हैं इनमें में से किसी की किस्मत हम पे लग जाए, क्योंकि हम इनकी रोशनी है, हम अंधेरे की रोशनी है। नौजवानों, हमने लोगों से कहा है विधायक बनाओ, बहुत मजबूत कर दूंगा। और सुनिए, मैं पत्थर के मकान का बहुत शौकीन नहीं हूं, जमीन में सोता हूं। अपने वालिद के मकान में रहता हूं। ये बात मैंने क्यों छेड़ी? तुम वोटर हो, हम नेता हैं, तुमको भ्रमित करेंगे। समाजवादी पार्टी ने मुझको 28 साल में एक छोटी से छोटी पंचायत में हमें जाने नहीं दिया। और एक बार एक शादी समारोह में हम गए थे और 100 लड़के अपने नेता के पीछे दौड़ रहे थे। सपा प्रमुख, वर्तमान सपा प्रमुख। मैं बहुत दूर खड़ा था, मेरा उनसे कोई लेना देना नहीं था, मगर सपा प्रमुख ने हमसे बहुत दूर से देखा और पैर धीरे करके कहा, हनीफ भाई आप कैसे हैं? मैंने भी कहा मैं अच्छा हूं। जब वो चले गए, एक नेता ने मुझसे सवाल किया कि नेताजी, आपको नेताजी आज भी बहुत मानते हैं।
हमने कहा भाई 28 साल का बोनस, 28 साल की तनख्वाह सब छोड़ आया हूँ, क्या गाली देंगे? ये क्या गाली देंगे? सब छोड़ आया हूँ। पार्टी छोड़ते समय हमने कोई हिसाब किताब नहीं किया। बस मेरे दिमाग में एक बात आ गई कि नेताजी, कि जिन लोगों ने तुम्हारे साथ गैर इंसाफी करी है उनके पास वक्त नहीं है, और मेरे पास नए रास्ते बनाने के लिए वक्त ही वक्त है। जब मेरा 3 बार टिकट कटा, 2007 में विधानसभा, 2009 में लोकसभा, 2012 में विधानसभा, 2017 में विधानसभा। जब मैंने समाजवादी पार्टी को जब मैंने अलविदा कहा तो क्या सोच के हमने अलविदा कहा पता है? खालिद भाई, आप तो पत्रकार हैं, बताओ, बड़े बड़े सांसद, बड़े बड़े एमपी, बड़े बड़े नेता जब पार्टी से निकाल दिए जाते हैं तो बंद कमरे में अपने नेता से हाथ जोड़ते हैं, पैर पकड़ते हैं कि वापस ले ले। ये वो कौन लोग हैं पता है? ये वो कमजोर लोग हैं राजनीति में, अवसरवादी लोग हैं, मौका परस्त लोग हैं, कभी इस पार्टी में कभी उस पार्टी में। अब एक सवाल आपके आगे होगा कि 4 सालों में अब आपके एक सवाल आप में है कि नेताजी किस पार्टी से लड़ेंगे? यही तो आप परेशान हैं। पार्टी से ही लड़ूंगा, मगर उस दल से लड़ूंगा जहां पर आपका सम्मान और हमारे सम्मान की हिफाजत हो सके। हमसे एक नेता ने कहा, आप कब जाएंगे पार्टी में? तो हमने हंस के एक दिन कहा, अरे कौन दरोगा जी हमको ढूंढ रहे हैं, जुआड़ी है क्या जो पार्टी में रहना जरूरी है और जिंदाबाद करना जरूरी है? तुम्हारे नेता का दामन बिल्कुल साफ है, 1 इंच जमीन पे कब्जा नहीं है। सूबे की राजनीति में 43 साल की उम्र में एक प्रार्थना पत्र भी पेन से लिखा हुआ, टाइप करा हुआ भी किसी थाने में नहीं पड़ा है, और मुझे कोई खतरा नहीं है। हमें अजीब राजनीति है, चुनाव से पहले गनर नहीं, विपक्ष में गनर नहीं, सत्ता में गनर। क्यों? लूटने निकले हैं, लूटेंगे। आप इस गनर को कहां कहां दिखाएंगे? याद कर लेना साथियों, जब एमएलए बनूंगा 40,000 लोगों का कार्यक्रम करूंगा, और उस दिन 2-3 चीजें मैं आपसे पूछूंगा। आपसे पूछूंगा कि मैं निर्वाचित हुआ हूं, और आपके दम पे, आपके वोट के दम पर निर्वाचित हुआ हूं, एक अपना मकान बनाने के लिए और एक अपनी सुरक्षा के लिए आपसे पूछूंगा। अगर आपने कह दिया 40,000 लोगों ने हाथ खड़े करके कि नेताजी अपने वालिद के मकान में ही रहना, तो दूसरा मकान यूपी की धरती पे बनेगा नहीं। अगर आप कह देंगे कि सुरक्षा ले लीजिए तो ले लूंगा, और आप कह देंगे सुरक्षा ना लीजिए तो वो भी नहीं लूंगा। कोई खतरा नहीं है, कोई खतरा मुझे नहीं है। इसलिए पूरा पंडाल नौजवानों से भरा हुआ है, बड़े जोश, बड़े खरोच के साथ लोग आए हैं। हमारे वहां परवेज आलम खान है, हमारा भाई है। जब कुर्सी हम ज्यादा लगवाते हैं तो बहुत चिंतित होता है कि इतने लोग आ रहे, तो हमने कहा आएंगे। उसकी वजह
हमने जब 2 फरवरी 2020 को अपने चुनाव का ऐलान किया था, आप मेरी बहादुरी के बारे में देखेंगे। 2 फरवरी 2020 को डरा हुआ माहौल था और एनआरसी और सीए को लेके पूरा देश डरे हुए माहौल में प्रभावित था। ऐसे डरे हुए माहौल में मैंने यहाँ अधिवेशन बुलाया था। उसी अधिवेशन में मैंने ऐलान किया था चुनाव लड़ने का। उसके बाद साहब लखनऊ घंटा घर पे कार्यक्रम हो रहा था 62 दिन से। पूरा लखनऊ उस धरने में हमको ढूंढता था कि हनीफ भाई नहीं दिख रहे, हनीफ भाई क्यों नहीं आ रहे हैं। मगर हम दुखी थे, आपसे नाराज थे साहब। हसीन भाई की उम्र देखिए। हम लोगों ने एक रैली दलित मुस्लिम रैली का आह्वान किया। मोदी और योगी की नाक के नीचे जब संपूर्ण विपक्ष मोदी और योगी के खिलाफ नहीं बोल पा रहा हो, तब एक बगैर पार्टी का नेता और साहब हमने इको गार्डन में दलित मुस्लिम हुंकार रैली करी। हम जितनी आवाम लखनऊ की चाहते थे उतने लोग नहीं पहुंचे थे। जो पहुंचे थे वो बहादुर थे और जो नहीं पहुंचे थे उनको डराया गया था। आपके भाई से बहुत खतरा है, मालूम है। मेरे पास कोई पार्टी नहीं है, हमसे डरे हैं। आपके भाई ने जब पहली बार राज गार्डन में अधिवेशन बुलाया, हमारे अधिवेशन को फिलहाल करने के लिए एक राजनीतिक पार्टी के बड़े नेता ने अपने पूर्व कैबिनेट मंत्री को 5 लाख रुपए दिए कि ये कार्यक्रम फिलहाल कर दो। जब मैंने रैली करी तो रैली में डराया गया कि जाओगे तो मारे जाओगे। हमने दिल्ली के जंतर मंतर पे धरना दिया, हमारे लोगों को डराया गया। हमारे लोगों से कहा गया कि दिल्ली जाओगे तो मिलिट्री मारेगी। उसके बावजूद भी 272 लोग दिल्ली के जंतर मंतर पे हमारे नेतृत्व में और हसीन भाई और राजेंद्र कुमार गुप्ता की उपस्थिति में हम साहब पहुंच गए। साहब, मैं नेतृत्व करता हूं। जो अपनी लड़की की शादी करते हैं, लड़की का जो बाप होता है वो तब तक परेशान रहता है जब तक उसके मेहमान खाना खा के नहीं चले जाते, जब तक उसकी लड़की विदा नहीं हो जाती, परेशान रहता। आज के कार्यक्रम का मैं मुख्य अतिथि भी हूं और इसका आयोजक भी हूं। तो ये मेरी नैतिक जिम्मेदारी है कि जिसके से लोग मेरे वहां आए हैं और सम्मान पूर्वक वो अपने घर पहुंच जाएं। ये मेरी जिम्मेदारी है। एक 2 मिनट दे दिया कि उठिएगा एक आदमी।